Jai Hind students, I am Abdul Qadir, your physics teacher, and this is your YouTube channel AK Physics Guru. So आज हम करेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली विच इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लेते ये एक सरफेस मेरे पास है एंड दिस सरफेस इज प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली, परपेंडिकुलरली फॉलो हो रही, परपेंडिकुलरली यहां से बाहर निकल रही है. तो इस सिचुएशन में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है. इट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. इन दोनों का प्रोडक्ट फ्लक्स के बराबर होगा. लेकिन ध्यान रहे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज सेम. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पहले से पता होगी. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज सेम, ठीक है. या फिर ये कह दो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस. ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली है, इट मीन सरफेस एरिया जो एरिया वेक्टर है उसके अलोंग चल रही है. नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली नहीं है तो क्या करें? तो उसके लिए देखो हमने यहां कंडीशन बनाई है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट द डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आर inclined टू ईच अदर, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इंक्लाइंड टू ईच अदर. जैसे कि ये डायरेक्शन हमने दे दी एरिया वेक्टर की और ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. बोथ मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर. एक एक्यूट एंगल यहां पे बन रहा है, दैट इज ए इंक्लाइनेशन. इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे. एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब रिजोल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, एक ई कोस थीटा और एक ई साइन थीटा. ई कोस थीटा जो एंगल बना रहा है वो ई कोस थीटा, जो एंगल नहीं बना रहा वो ई साइन थीटा. तो हम ये वाला कंपोनेंट यहां कंसिडर करेंगे. तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे कि फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये थी और इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आया? कॉस, ई कॉस थीटा. इसलिए हम कहेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इनटू एरिया, ठीक है. बट ये सब बातें मैं कर रहा हूं भाई एक स्मॉल एरिया के लिए. यहां फर्स्ट डायग्राम में भी हमने कहा कि ये एक स्मॉल एरिया है. स्मॉल एरिया मैग्नीट्यूड इसका डेल्टा एस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है. यहां से हमने क्या किया? स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स निकाला, तो स्मॉल फ्लक्स ही मुझे मिला. दैट स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू डेल्टा एस. यहां पे भी हमने क्या किया? स्मॉल एरिया ही कंसीडर किया है. स्मॉल एरिया हैविंग मैग्नीट्यूड डेल्टा एस, एरिया वेक्टर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ई कॉस थीटा. तो प्रोडक्ट किया तो स्मॉल फ्लक्स हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू ई डेल्टा एस. इफ यू फाइंड द कंप्लीट फ्लक्स देन तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी. सो द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एस, ठीक है. इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस. जीरो का मतलब समझ गए क्या है? यहां ये हमने इंटीग्रेशन के बीच में एक जीरो लगाई है. इस जीरो का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द ई डॉट डेल्टा एस. डॉट क्यों आया? ये इस कोस की वजह से आया था. यहां ध्यान रखे, क्योंकि हमने कहा था कि यहां कंपोनेंट लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया था ई कोस और इनटू एरिया. कोस को हमने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए फ्लक्स क्या बना? दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस. फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट फ्लक्स इंटीग्रेशन कर दिया और ये रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है. नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी फ्लक्स की यूनिट देखी तो यूनिट हमारे पास आई भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से न्यूटन पर कूलम और एरिया की वजह से मीटर स्क्वायर. तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है. या फिर ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट भी आती है वोल्ट पर मीटर और इनटू मीटर स्क्वायर. तो वोल्ट मीटर भी इसकी एक यूनिट है, वो बन सकती है. तो ये था भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया.
वेरी गुड। आज थोड़ा सा मेथड अलग है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद आता है भाई नेक्स्ट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या है? गॉस थ्योरम में ये कहा गया है कि टोटल फ्लक्स अगर हम किसी सरफेस का फाइंड आउट करते हैं, दैट टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is always equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that closed surface। कि कोई क्लोज सरफेस, मान लो ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज है Q, तो यहां इस क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। This is the mathematical equation for the Gauss theorem, that total flux is always equal to 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that closed surface। टोटल फ्लक्स फाई हो गया और चार्ज क्यू हो गया और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया। ये गॉस थ्योरम है और ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। अब इसका प्रूफ हमारे पास आता है कि कहते हैं भाई प्रूफ करके दिखाओ, गॉस थ्योरम में यही होता है क्या कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके प्रूफ के लिए हमने कंसीडर कर दिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव चार्ज क्यू। एक चार्ज है हमारे पास क्यू, यहां पे ये रखा हुआ है, ठीक है। वी ड्रॉ ए सरफेस, spherical surface S around it having the radius R। रेडियस R कंसिडर करके हमने इस चार्ज के अक्रॉस एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया S, चार्ज बी द सेंटर, ठीक है। चार्ज जो है उसको सेंटर कंसिडर करके R रेडियस ली और एक स्फीयर हमने ड्रॉ कर दिया। दैट सरफेस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को क्या नाम देते हैं हम? गॉसियन सरफेस का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया गॉसियन सरफेस। लेट अस कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द सरफेस S। इस एस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट हमने यहां पर कंसीडर किया, पॉइंट पी। पॉइंट पी पर जो सरफेस है वो हमने भी कंसीडर कर लिया। एक ऐसा सरफेस हमने यहां से कंसीडर किया विच राउंड द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के अराउंड में एक सरफेस भी हमने कंसीडर कर लिया। ये छोटा सा सरफेस है, इसका एरिया है डी एस के बराबर, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आउटवर्ड आएगा, तो इसके बीच की लाइन ये बनेगी और इससे आगे तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हमारे पास यहां बनेगी। इट मींस द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 0, ठीक है। ये सारी चीज देखो यहां लिख रखी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज सेम, हेंस थीटा इज 0, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू। इस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके बराबर हमें मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है डायरेक्ट ये तो फॉर द पॉइंट चार्जेस। नाउ द टोटल फ्लक्स, एज वी नो दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। वहां पे डेल्टा हम लिए थे और यहां पे एरिया क्या ले रहे हैं? डीएस, इसलिए हम डीएस लेके चल रहे हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, इसके बराबर हो गया। डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा आएगा। एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस थीटा की जगह कितना रख देंगे? 0। cos 0 बन जाएगा, cos 0 1 के बराबर। तो फ्लक्स किसके बराबर आया? that the small flux d phi is equal to E dot E into del ds। अब ये d phi क्या है? d phi भी द फ्लक्स किसका? सिर्फ इस सरफेस का, ठीक है। यहां जो सरफेस हमारे पास है सिर्फ इस सरफेस का ये है फ्लक्स, बट हमें तो पूरे सरफेस का चाहिए। क्या करें? इंटीग्रेट। हमारे पास एक ही मेथड है, इंटीग्रेट इट फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट फ्लक्स। इंटीग्रेशन कर दिया, इसको इंटीग्रेशन किया, कंप्लीट फ्लक्स फाई आ गया। इधर से इंटीग्रेशन किया ई डीएस को, तो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, कांस्टेंट है, बट एरिया ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया था, एरिया बढ़ेगा तो एरिया की जो लास्ट लिमिट है वो हमारे पास आ सकती है कंप्लीट सरफेस एस तक ओवर दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई। नाउ सरफेस डीएस, सरफेस की शेप कैसी बताई थी हमने? स्फीयर बताया था ना, सरफेस स्फीयर होगा। तो स्फीयर का एरिया क्या बनता है? एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमने इस छोटे से सरफेस को इंटीग्रेशन किया तो कंप्लीट एरिया ऑफ स्फीयर आ गया, एंड एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने इस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस की जगह कंप्लीट एरिया रख दिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी गेट ओनली क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स।
तो ये हमें मिल गया टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। एनी डाउट? ये गॉस थ्योरम का प्रूफ हमारे पास आ गया भाई। ठीक है, चलिए, ये था हमारे पास गॉस थ्योरम। इसके बाद हमने अभी एक टर्म यूज की, हमने कहा था कि ये जो सरफेस हमारे पास है, दिस सरफेस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया था इसे? गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस का मतलब है एनी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस विच एनक्लोज ए चार्ज। ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस जिसके अंदर चार्ज क्लोज रहता है उसको हम नाम दे देते हैं गॉसियन सरफेस का। ठीक है, एनी इमेजिनरी सरफेस या क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज नोन एज द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। उसके बाद हमारे पास आता है भाई कुलाम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कुलाम्स लॉ को प्रूव करके दिखाना है हमें। ठीक है, इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि वी हैव ए चार्ज क्यू। एक चार्ज हमारे पास है क्यू। ठीक है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस फॉर इट। द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस इज स्फीयर। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया हैविंग द रेडियस स्मॉल आर, जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। कर दिया ड्रॉ, वेरी गुड। नाउ कंसिडर ए पॉइंट पी। यह एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया हमने। अराउंड दिस पॉइंट पी लेट अस कंसिडर ए सरफेस। एक छोटा सा सरफेस ds हमने कंसिडर कर लिया, हुज एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p इज आल्सो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इट मीन्स E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना होगा? दैट मस्ट बी 0। सब कुछ ठीक है यहां तक? नाउ द फ्लक्स, एज वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, इसके बराबर आता है। क्योंकि हम ये फ्लक्स जो निकाल रहे हैं वो स्मॉल सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने डी फाई का यूज किया। ठीक है, द स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया ds इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। E डॉट डॉट को हटा के cos यूज कर दिया हमने, cos थीटा। थीटा कितना है? 0, इसलिए मैंने सीधा cos 0 लिख दिया। और cos 0 कितना होता है? 1। तो फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू E ds, इसके बराबर हो गया। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E ds, इसके बराबर आ गया। नाउ द टोटल फ्लक्स इज, अब टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? इंटीग्रेशन का टेक्निक हमारे पास है सीधा सा, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इन अबाउ रिलेशन को। तो वी गेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds, इसके बराबर आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा? एरिया का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एरिया है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, सरफेस के ऊपर हर जगह डिस्टेंस एक जैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह एक जैसा ही रहेगा भाई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से हमने बाहर यूज किया। इंटीग्रेशन ऑफ ds, अब ds तो मेरे पास था ये छोटा सा एरिया, कंप्लीट एरिया कितना बनेगा? पूरा स्फीयर का एरिया। भाई ds तो मेरे पास ये छोटा सा एरिया था, और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट एरिया मुझे मिल जाएगा, एंड द कंप्लीट एरिया इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर का एरिया क्या बन जाएगा? 4πr²। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम हमें कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। बिल्कुल, इसलिए ये भी फ्लक्स वही है, ये भी वही फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से हमें मिल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। दूसरी तरफ भेजा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², इसके बराबर हमें मिल गया। नाउ द force on a point charge q naught if that placed on the surface of this sphere। अगर मान लो ये स्फीयर हमारे पास और पॉइंट P के ऊपर कोई चार्ज क्यू नोट अगर हम रख देते हैं, तो एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। उसी के बेसिस पे हमने फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से हमने अप्लाई किया, दैट दिस इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय r²। This is Coulomb's law. I hope you will understand the article Gauss theorem. ठीक है, अगर यहां पे किसी में भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन सा तरीका आपको बेटर लगा, आज वाला या इससे पहले वाला, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है,
Have a nice day. Stay at home, safe at home. Thank you.